आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बक्सर के युद्ध के ऊपर बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं बक्सर का युद्ध 1764 और इस बक्सर के युद्ध के होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बंगाल में एक योग्य नवाब गद्दी पर बैठा है, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बंगाल में कोई योग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठे। जब प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने एक कठपुतली नवाब मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया था। आप इस बात को जानते हैं। यहां अगर थोड़ी सी बात को मैं समझाने का प्रयास करूं, जो बक्सर का युद्ध है 1764 में, यहां पर एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला, ये जो सिराजुद्दौला है ये गद्दी से हटाया जाएगा। किसके द्वारा? प्लासी के युद्ध के द्वारा। प्लासी के युद्ध के द्वारा। तो प्लासी के युद्ध के द्वारा 1757 में जब कहीं ना कहीं भाई साहब हटाए जाएंगे तो यहां पर बंगाल की पहली क्रांति होगी। बंगाल की क्या होगी? बंगाल की पहली क्रांति। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की पहली क्रांति यानी सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध के द्वारा कहीं ना कहीं हटाए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो बंगाल की पहली क्रांति हो जाएगी। बंगाल में एक दूसरी क्रांति भी हो रही है, इस बात को ध्यान रख लेना। और जो बंगाल की दूसरी क्रांति है वो मीर जाफर जब कहीं न कहीं नवाब बनेगा। मीर जाफर क्या बनेगा? बंगाल का नवाब। तो ये मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनेगा तो कब तक रहेगा? 1760 से लेकर 63 तक। तो इसको बंगाल की दूसरी क्रांति भी कहते हैं। यानी बंगाल की दूसरी क्रांति हो रही है, जैसा कि मीर जाफर कुल मिला के 1760 से 63 तक रहेगा, 57 से 60 तक, सॉरी 1757 से 60 तक। यानी प्लासी के युद्ध के पश्चात ये गद्दी पर बैठेगा और 1757 से 60 तक रहेगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि मीर जाफर एक अयोग्य नवाब है। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ तक कह दिया गया है और अंग्रेज चाहते भी थे कि इसी प्रकार का कमजोर व्यक्ति गद्दी पर बैठे, जैसा हम रिमोट दबाएं वैसा कुल मिला के काम चल सके। तो यहां बंगाल की दूसरी क्रांति होगी। लेकिन 1760 में अंग्रेज एक प्रकार से मीर जाफर को भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि मीर जाफर एक तरह से अंग्रेजों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। और जब अंग्रेजों की डिमांड को मीर जाफर नहीं पूरा कर पा रहा है तब स्वाभाविक रूप से अंग्रेज बंगाल में किस लिए आए हैं? धन के लिए आए हैं, पैसे के लिए आए हैं। कुछ लोग तो इस धरती पर ऐसे भी हैं कि कुल मिला के पैसे के लिए किसी का गला तक काट दें। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अगर उनको मालूम पड़ जाए कि फलाना के पास इतना पैसा हो तो गले ही काट देंगे। अंग्रेजों से भी वो खतरनाक हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो तीसरी क्रांति हो रही है बंगाल की तीसरी क्रांति, वो तीसरी क्रांति कब हो रही है? जब मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठ रहा है, ध्यान रख लेना, इसी मीर जाफर का दामाद है। 1760 से लेकर 63 तक रहेगा। प्रभु ध्यान रखिएगा, 1760 से लेकर 63 तक इस प्रकार से जब मीर कासिम कहीं ना कहीं बंगाल का नवाब बन गया है, लेकिन सर योग्य व्यक्ति है। ये बंगाल की तीसरी क्रांति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्रांति मैंने बताया, दूसरी क्रांति बताया, तीसरी क्रांति हो रही है। और स्वाभाविक रूप से इसी क्रांति से एक युद्ध का निर्माण होगा जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। सर बहुत इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो थीम मैं बताऊंगा ना वो अपने आप में अद्भुत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि मीर कासिम 1760 से 63 तक रहे। ये बंगाल की तीसरी क्रांति हो रही है। बंगाल की तीसरी क्रांति हो रही है। और यहां पर एक क्वेश्चन और बता देता हूं। जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो यहां कोई संघर्ष नहीं होता है। बिना संघर्ष के ये कुल मिला के कहीं की परिवर्तन होता है। इसीलिए इसे बंगाल की मौन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल जो है किसी भी प्रकार का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, बिल्कुल किसी भी प्रकार का रक्त नहीं गिरा, संघर्ष नहीं हुआ। और ये बंगाल की मौन क्रांति है जो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठाला जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो है मीर कासिम को इस उद्देश्य से गद्दी पर बिठा रहे हैं कि ये हमारे हितों के अनुकूल काम करेगा। मीर कासिम ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी क्या डिमांड है? तो मीर कासिम इस प्रकार से, ध्यान रखना, ये मीर कासिम की बात कर लेता हूं। और मीर कासिम इस प्रकार से 1760 में गद्दी पर बैठ गया, बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। ये तो आप जानते ही हैं। मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा क्या चाहिए? अंग्रेजों ने कहा हमको बर्दमान दे दीजिए।
अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, यानी बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिले चाहिए। मीर कासिम ने कहा ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। दूसरा कुलना के अंग्रेजों ने कहा कि जो मीर जाफर पर बकाया है, जो मीर जाफर पर बकाया देनदारी है, बकाया देनदारी, वो भी चाहिए। मीर कासिम ने कहा ले जाओ भाई, आपकी डिमांड को मैं पूरा करने के लिए नवाब बना हूं, लेकिन उसके बाद आप मेरे इंटरफेयर नहीं करेंगे। बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ले लीजिए, ठीक है। मीर जाफर के ऊपर जो बकाया रह गया था कंपनी का, वो भी दे दिया उसने बेचारे ने। यहां तक कि तीसरी बात अगर कहना चाहता हूं तो दक्षिण के युद्ध में अंग्रेजों को उसने 5 लाख रुपया अलग दिया। अंग्रेजों को 5 लाख रुपया अलग दिया है महाराज, यानी मीर कासिम में कहीं कोई कमी नहीं थी। उसने 5 लाख रुपया और दिया कि ले जाओ, मजे करो। आपको बताना चाहता हूं, साथ में सभी अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारी जो उस समय के थे, उनको 17 लाख रुपए का उपहार दिया। यानी आप यह देखिए कि गद्दी पर बैठने के पश्चात बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव देता है। मीर जाफर पर जो बकाया देनदारी अंग्रेजों की थी, यानी कि मीर जाफर की थी, अंग्रेजों को उसने दे दिया कि लो ये भी लो। दक्षिण के युद्ध में कुलना के अंग्रेज कंपनी को 5 लाख रुपया देता है और उपहार स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों को 17 लाख रुपया देता है। ये सब करने के बाद अब कुलना के मीर कासिम ने सोचा कि अब मैं अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को चलाऊंगा, और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। अब बंगाल की स्थिति को मैं टैकल करूंगा, मैं हैंडल करूंगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मीर कासिम सुधार करेगा। मीर कासिम बंगाल में सुधार करने जा रहे हैं। बंगाल को इकोनॉमिकल कुलना के जो कहीं न कहीं लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई करने जा रहे हैं। अंग्रेजों से दूरी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक क्या है, ये बंगाल है जिसमें बिहार, उड़ीसा भी आ रहा है। ये मान के चलिए कलकत्ता हो गया, ये कलकत्ता हो जाता है। इसी के बगल में मुर्शिदाबाद हो जाता है। मुर्शिदाबाद में कौन है तो कहीं कि नवाब रहते हैं। कलकत्ता में कौन रहता है, अंग्रेज रहते हैं। इस प्रकार से मीर कासिम ने कहा मैं मुर्शिदाबाद में नहीं रहूंगा, मैं बिहार के मुंगेर में रहूंगा। पहला परिवर्तन। सब पैसा रुपया देने के पश्चात मीर कासिम ने यह कहा कि अब मैं कुलना के कहीं की राजधानी परिवर्तन करूंगा, मुंगेर रहूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। इस बात को ध्यान रखना। ये पटना की लोकेशन अगर यहां दे देते हैं तो वो कहता है मैं मुंगेर में रहूंगा, तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूं। यहां मुंगेर में उसने क्या कहा, शस्त्रों का कारखाना लगवा दिया। शस्त्रों का कारखाना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी शस्त्र बनाने की बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बन रही हैं, बंदूकें बन रही हैं, इस तरह से ध्यान रख लेना। और यहां पर 2 अधिकारियों का नाम आएगा। उसने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर तैयार किया, और यूरोपीय मॉडल पर तैयार किया तो एक आर्मेनियन अधिकारी है, आर्मेनियन अधिकारी का नाम आएगा गुरगिन खां का नाम आएगा। और दूसरा अधिकारी का नाम आएगा वाल्टर रीन हार्ड, जो जर्मन है। इसका नाम समरू है, इस बात को ध्यान रख लेना। यानी अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर तैयार करने के लिए 2 ट्रेनर लेकर आता है। एक आर्मेनियन अधिकारी गुरगिन खां को लेकर आता है, और दूसरा जर्मन अधिकारी हैं वाल्टर रीन हार्ड को लेकर आता है, जिसे समरू के नाम से जाना जाता है। तो अपनी पूरी सेना को कुलना के उसने यूरोपीय मॉडल पर तैयार किया। वेपन्स बनाने के कारखाने यहां पर तैयार कर दिए। उसके बाद उसने और क्या किया है कि ध्यान रख लेना, जैसे अभी तक क्या थे कि प्लासी के बाद अंग्रेज एक तरह से कुलना की मजबूत स्थिति में आ गए थे, शासक निर्माता बन गए थे। इसीलिए बंगाल के जितने भी नवाब थे, बंगाल के जितने भी जमींदार थे, ये जमींदार सीधे किससे कांटेक्ट कर रहे थे, इस प्रकार से कहीं ना कहीं कांटेक्ट किससे कर रहे थे, अंग्रेजों से। क्योंकि मीर जाफर तो कुलना के एक तरह से सेंसलेस, खत्म हो गया था, कोई पावर नहीं है। तब अंग्रेज कहीं ना कहीं जमींदारों ने जो कुलना के अपने क्षेत्रों से वसूली करते थे, ये सीधे कुलना के अंग्रेजों से कांटेक्ट करने लग गए। मीर कासिम गद्दी पर बैठे, मीर कासिम ने सभी जमींदारों को समझाया कि आज के बाद जो भी क्षेत्रों से टैक्स की वसूली होगी वो मुझे दोगे, मैं नवाब हूं, अंग्रेज नहीं है। इसी में एक राम नारायण का मामला आएगा, मैं अभी बताने वाला हूं।
इस तरह से जो भी कुलना के जमींदार लोग थे नहीं बदमाशी कर रहे थे, अगर बदमाशी कर रहे थे तो उनकी हत्या करवा देता था। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं वसूली जो हो रही है वो एक प्रकार से किसके पास जाएगी? नवाब के पास जाएगी। इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल, मैंने अभी पहले लाइन में कहा कि अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बंगाल में कोई योग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठे। वो अयोग्य व्यक्ति चाहते हैं, जो उसके रिमोट में, जो उसके हाथ में हो, जिसकी सत्ता कुलना के नाम मात्र की हो। मीर जाफर चाहिए। अंग्रेज महाराज परेशान हो गए, क्योंकि अब अंग्रेजों की मनमानी बंगाल में नहीं हो पा रही है। तो अब प्रश्न आता है कि इस बक्सर के युद्ध के कारण क्या है। तो बक्सर के युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो बक्सर के युद्ध पढ़ रहे हैं, तो बक्सर के युद्ध क्या कारण? तो बक्सर के युद्ध का कारण एक तो कहे सत्ता का प्रश्न। सत्ता का प्रश्न है। सत्ता का प्रश्न क्या मतलब है कि ये बंगाल की सत्ता का वास्तविक मालिक कौन है? प्लासी के युद्ध के बाद तो रियल पावर कुलना के अंग्रेजों के पास थी, लेकिन 1763 में जैसे ही मीर कासिम गद्दी पर बैठा, सत्ता पूरी तरह से मीर कासिम के हाथ में आ गई। अंग्रेज नहीं चाहते हैं, यानी सत्ता का प्रश्न, यहां वास्तविक सत्ता अब मीर कासिम के पास है। कहते हैं कि अली वर्दी खां के बाद अगर बंगाल का कोई योग्य व्यक्ति मिला है नवाब के रूप में, मीर कासिम मिला। अंग्रेज क्यों डाइजेस्ट करेंगे? अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि योग्य व्यक्ति को सत्ता मिले, इसलिए सत्ता का प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज चाहते थे सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, तब कुल ना के हम अपनी मनमानी करेंगे, हम यहां से अपने हिसाब से वसूली करेंगे। मीर कासिम ने कहा ये तो नहीं चलने देंगे। तो सत्ता के प्रश्न को लेकर, क्योंकि सत्ता किसके पास हो, अंग्रेजों के पास हो कि मीर कासिम के पास हो, इसको लेकर कहीं की विवाद हुआ। ये बक्सर के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण आपको बताना चाहता हूं, तो यहां पर ध्यान रखना, शहजादा का प्रश्न। शहजादा का प्रश्न। अब आप कहेंगे सर ये शहजादे कौन हैं, ये थोड़ा सा बताइए। यही बात तो बाबू मैं आपको बताना चाहता हूं कि बक्सर के युद्ध के पीछे क्या क्या कारण है। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की 1760 में हत्या कर दी जाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई, और जब हत्या कर दी गई तो उसके जो शहजादे थे, जिनको कुल ना के हम शाह आलम द्वितीय कहते हैं, इनके जो है शाह आलम यानी शहजादे जो है जिनको शाह आलम द्वितीय कहेंगे, इस समय बिहार में हैं। इस समय कहां पर हैं? बिहार में हैं। जब यहां पर हत्या होगी तो ये शहजादे साहब क्या करेंगे कि अपने को मुगल सम्राट घोषित कर देते हैं। और मुगल सम्राट जब घोषित कर देते हैं तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने शाह आलम द्वितीय को पटना बुलाया, और पटना बुलाकर इस तरह से इनका राज्याभिषेक कर दिया और इनको मान्यता दे दी। यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मान्यता कंपनी दे देती है, और इस प्रकार से अपनी ही कहीं न कहीं फैक्ट्री में इनका राज्याभिषेक भी करा देती है। तो एक तरह से मुगल सम्राट अब किसके हाथों में चला गया? अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहां पर जो बंगाल का नवाब मीर कासिम है, मीर कासिम, अंग्रेजों ने इस मीर कासिम से यह कहा कि तुम भी मुगल सम्राट को मान्यता दो। अब समझते जाइएगा, इस समय शाह आलम द्वितीय जो शहजादे अभी कुछ समय थे अब सम्राट बन गए हैं, वो एक तरह से बिहार में मौजूद हैं, क्योंकि मुगल सम्राट की हत्या के बाद ये सम्राट बन गए शहजादे से, और अंग्रेजों ने इनको कैप्चर कर रखा, अंग्रेजों के प्रभाव में है। तो ये मीर कासिम से कंपनी ने कहा कि तुम इसको मान्यता दो। मीर कासिम ने मना कर दिया। मीर कासिम ने कहा कि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मीर कासिम को यह डर है कि अगर हमने मुगल सम्राट को मान्यता दे दी और मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कहीं सूबेदार बना दिया, तब हम कहीं के नहीं रहेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो मुगल सम्राट का विरोध माना जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि मुगल सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में इस समय कुल नाके हैं, इसीलिए उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मान्यता इसको दे देता हूं तो विवाद बढ़ जाएगा, और अंग्रेज हो सकता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी ले लें, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मना कर दिया। अंग्रेजों ने दबाव बढ़ाया मीर कासिम के ऊपर। अंग्रेजों ने दबाव बनाया, नहीं तुमको मान्यता देनी पड़ेगी, करता क्या ना कर, मरता क्या ना करता। इस प्रकार से मीर कासिम ने ना चाहते हुए भी अंग्रेजों के दबाव में आकर इस प्रकार से इसको मान्यता दे दी।
मान्यता दे दी। यहीं से कुल मिला के खटास पैदा हो जाती है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। हालांकि कुछ हुआ नहीं, शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली चला जाता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, शाह आलम द्वितीय कुल मिला के एक प्रकार से दिल्ली चला गया, लेकिन इस घटना ने मीर कासिम को अंग्रेजों के प्रति जो नफरत का भाव था वो पूरी तरह से भर दिया। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो राम नारायण का मामला, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम नारायण का मामला, तो ये राम नारायण का जो मामला है इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये राम नारायण का मामला क्या है। बहुत बड़ा जमींदार था कुल मिला के कहीं ना कहीं राम नारायण, और जब बिहार का जमींदार है कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से बहुत बड़ी वसूली करता था, अंग्रेजों को दे दिया करता था, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा अपने पास रख लेता था। मैं यह कहना चाहता हूं इससे एक प्रकार से जो है, इस प्रकार से मीर कासिम बहुत ज्यादा नाराज रहता था, क्योंकि एक प्रकार से नवाब का नायब दीवान भी है। ये नवाब का क्या था, नवाब का नायब दीवान भी था, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जमींदार भी है। इस तरह से ज्यादा पैसे की वसूली करता है, बहुत अपने पास रखता है, अंग्रेजों को दे देता है, अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है। मीर कासिम ने कहा तत्काल इसे वापस करो, मीर कासिम ने कहा इसको मुझे दो, इसे मुझे दीजिए। इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम क्या है, इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम बेंसी टाट है, उसका बेंसी टाट नाम है। बेंसी टाट ने कुल मिला के भले मानसा व्यक्ति है। इस प्रकार से उसने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया, और जैसे ही मीर कासिम को सौंपा जाता है, राम नारायण जैसे ही मीर कासिम के पास आए, मीर कासिम ने इसकी हत्या कर दी। राम नारायण की हत्या से अंग्रेज बहुत दुखी भी हुए और नाराज भी हुए। इस राम नारायण के मामले को लेकर इस प्रकार से पूरा कलकत्ता काउंसिल तक नाराज थी कि हमने जिस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मीर कासिम को सौंपा था उसने हत्या क्यों कर दी। अब सबसे बड़ी बात है कि राम नारायण के मामला अभी बन ही नहीं पा रहा था, तब तक एक नई घटना आ गई, और वो है दस्तक, व्यापार का प्रश्न। ये व्यापार का प्रश्न ध्यान रख लेना, अगर हम कभी भी देखेंगे ना तो बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। और ये जो दस्तक है, इस बात को ध्यान रखना, दस्तक का मामला, दस्तक का मामला, ये सबसे बड़ी बात है। यह व्यापार का प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। दस्तक जिसको फ्री पास कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री पास। आप जानते हैं कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक देने के बदले में कुल मिला के कंपनी को कहा था कि आप अपना व्यापार करिए, कंपनी को कहा था, अंग्रेजों को व्यक्तिगत नहीं कहा था। लेकिन इस फ्री पास का अंग्रेज दुरुपयोग करते हैं। कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तो इस फ्री पास से होता था, वो तो कुल मिला के कहने की वैलिड है, लेकिन अंग्रेज व्यक्तिगत रूप से भी व्यापार इस फ्री पास से करते थे। और दूसरा कुल मिला के इसका दुरुपयोग और करते थे कि भारतीय व्यापारियों का भी सामान कुल मिला के इस फ्री पास से निकालते थे। दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था कुल मिला के दिया गया था, कहने के अंग्रेजों को थोड़ी दिया गया था, व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए थोड़ी दिया गया था। लेकिन अंग्रेज व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे। उसके बाद वो भारतीय व्यापारियों का भी सामान कुल मिला के इस फ्री पास के जरिए निकालते थे। आप कहेंगे सर उससे फायदा क्या होगा। भारतीय व्यापारी जैसे मान लीजिए 10% अगर मीर कासिम को टैक्स देते थे तो ये कहते थे कि हमको 5% दे दो। इस प्रकार से 5% टैक्स में ही इनका सामान निकाल देते थे। इससे कुल मिला के नवाब को नुकसान होता था। नवाब ने इस दस्तक के दुरुपयोग के लिए बहुत बार कुल मिला के कहने के विरोध भी किया था, लेकिन कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी कह रही है हमारा ये विशेषाधिकार है। तब मीर कासिम एक चाल चलता है, और मीर कासिम ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों पर से भी, भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स फ्री कर दिया। उसने कहा कि हमको टैक्स तो मिल ही नहीं रहा है, तो इस प्रकार से उसने भारतीय व्यापारियों पर से भी टैक्स फ्री कर दिया। इससे कहते हैं कि कलकत्ता काउंसिल अभी राम नारायण के मामले को लेकर अभी कहीं न कहीं टेंशन में थी। तो जैसे ही कुल मिला के भारतीय व्यापारियों पर से टैक्स फ्री का मामला आया, इससे कलकत्ता काउंसिल नाराज हो गई, और उन्होंने कहा नहीं, अब युद्ध के अलावा कोई कुल मिला के विकल्प नहीं रह जाता है, इसीलिए अब लड़ाई तय है, संघर्ष तय है। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यहीं पर बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण होगा, क्योंकि जब फ्री पास कर दिया गया तो इससे अब भारतीय व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों को सामान नहीं दे रहे हैं। इससे अब अंग्रेजों का नुकसान शुरू हो गया। अंग्रेज अपना आर्थिक नुकसान अब सहने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए कलकत्ता काउंसिल ने तत्काल क्या किया, पटना फैक्ट्री के
प्रमुख एलिस को कहा, किस प्रकार से एलिस को क्या कहा कि पटना को घेरो। इस समय कुलना के नवाब कहां बैठा है? मुंगेर में बैठा है, पटना को घेर लीजिए। और इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि पटना में कहीं ना कहीं एलिस के पास एक सेना है, कलकत्ता काउंसिल ने उसको अधिकार दे दिया है। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर है और एलिस से विवाद होता है, और यहीं पटना में एलिस, ध्यान रख लेना, एक तरह से पराजित हो गया। यानी मीर कासिम की सेना ने एलिस को पराजित कर दिया। यहां पटना की बात कर रहा हूं। और इस तरह से पटना में जैसे ही एलिस साहब पराजित हो जाते हैं, यहां पर क्या होता है कि बहुत से अंग्रेज पकड़ लिए गए। बहुत से अंग्रेज कहीं ना कहीं पकड़ लिए जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये सब चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें एलिस बहुत खतरनाक व्यक्ति है। और जब बहुत से अंग्रेज पटना में पकड़ लिए जाते हैं, तो उसके बाद जैसे एलिस की बात कर सकते हैं, एक एमायट भी आता है, एमायट एक अंग्रेज अधिकारी है, एमायट की बात कर सकते हैं, राम नारायण एक राजवल्लभ की बात कर सकते हैं, इसमें जगत सेठ की भी बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत से भारतीय जो अंग्रेजों का पक्ष लिए हुए थे, उन सबको भी इसमें पकड़ा जाता है। चाहे राजा राम नारायण की बात हो, चाहे जगत सेठ की बात हो, चाहे राजा राजवल्लभ की बात हो, ये सब लोग पकड़े गए। और कहीं न कहीं बहुत से अंग्रेजों को समरू के कहने पर इन सबको मार दिया जाता है, जिसे भारत के इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब ये पटना हत्याकांड हो गया महाराज, पटना हत्याकांड। पटना फैक्ट्री का प्रमुख एलिस मारा गया, एमायट मारा गया, राजवल्लभ मारा गया, जगत सेठ मारे गए। इस प्रकार से कुल के बहुत बड़ा पटना में जब हत्याकांड की खबर सुनी गई, कलकत्ता काउंसिल ने कुल के कहने की एक बहुत बड़ी सेना किसके नेतृत्व में? एडम्स के नेतृत्व में भेज दिया। और जैसे ही एडम्स, आपको बताना चाहता हूं कि कहीं की सेना लेकर पहुंच जाता है, तो इस तरीके से अब एक बहुत भयानक युद्ध होने जा रहा है। इसी समय कुलना के अंग्रेजों ने कहीं न कहीं मुंगेर पर भी कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने पटना पर भी, क्योंकि कलकत्ता काउंसिल की पूरी सेना आ जाती है। और इस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया कि मुंगेर पर कब्जा कर लेते हैं, पटना पर कब्जा कर लेते हैं। अब एक तरह से निर्णायक युद्ध जो होने जा रहा है, वो 10 जून 1763 को होने जा रहा है। उदय नाला का युद्ध होने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। इस उदय नाला के युद्ध में इस प्रकार से जो है जनरल, जो मेजर एडम्स और कहीं ना कहीं एक प्रकार से मीर कासिम के बीच में युद्ध होगा। अंग्रेज विजयी होंगे और इस निर्णायक युद्ध के पश्चात मीर कासिम को भागना पड़ गया। उदय नाला के युद्ध के बाद ध्यान रखना, कहीं उदवा नाला भी दिया गया है, तो उदय नाला या उदवा नाला के पश्चात, इसको उदवा नाला भी कहीं कह दिया गया, ध्यान रखना, उदवा नाला, तो उदवा नाला है, उदवा नाला। ये उदवा नाला या उदय नाला के पश्चात मीर कासिम को भागना पड़ गया। यानी इस युद्ध में मीर कासिम पराजित। और मीर कासिम जब पराजित हो गया तो ये भागकर कहां जाता है? ये भागकर अवध गया। कहां गया? अवध भागकर चला गया। इस बात को थोड़ा सा भाग गया, अवध भाग जाता है। अवध के नवाब इस समय शुजाउद्दौला हैं। मीर कासिम अपनी बची खुची सेना लेकर अवध भाग जाते हैं और यहां पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहते हैं कि महाराज, अंग्रेजों से लड़ने में हमारी मदद करिए। यहीं पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी बैठे हुए, तो उनको भी लगा यार कि कहीं न कहीं अंग्रेजों का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अवध के नवाब को भी लगा कि इस युद्ध के द्वारा मैं बंगाल में अपनी ताकत को और बढ़ा सकता हूं, अभी अवध तक सीमित हुए नहीं। सभी लोग अपने अपने हित के लिए कुल के तैयारी करने लग गए। यानी बक्सर के युद्ध की शुरुआत अब होने जा रही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बक्सर का जब युद्ध हो रहा है, तो यहां ध्यान रखिएगा, एक तरफ मीर कासिम है, जैसा जानते हैं बंगाल का अपदस्थ नवाब, क्योंकि 1763 में मीर कासिम को अंग्रेजों ने भगा दिया और एक तरह से बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, तो ये अपदस्थ नवाब है। साथ में अवध का नवाब कौन है? तो शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला हो गया। साथ में मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस मीर कासिम ने शुजाउद्दौला से ये कहा कि आप मेरे को सैनिक मदद दो, मैं आपको प्रति माह
प्रति माह 11 लाख रुपया पे करूंगा। 11 लाख रुपए प्रति माह की बात की है, ध्यान रखिएगा। यानी मीर कासिम ने 11 लाख रुपए प्रति माह किसको देने की बात की है? शाह कहीं शुजाउद्दौला को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला कि आप हमारी सैनिक मदद करिए। इस प्रकार से त्रिगुट होता है महाराज, लेकिन 3 नहीं 33 का गुट बना लीजिए। आप योग्य नहीं है तो सर आपका कोई वजूद नहीं है। वहां पर अंग्रेज हेक्टर मुनरो तैयारी कर रहा है। ये 3 थे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और इस प्रकार से इन तीनों को बक्सर के युद्ध में ध्यान रखना। यहां पर एक व्यक्ति मीर कासिम की सेना का जो कमांडर है गुरगिन खां, गुरगिन खां का कहीं न कहीं यहां एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां अंग्रेज जो कमांडर है कुल मिला के कौन है? हेक्टर मुनरो। इस तरह से हेक्टर मुनरो की बात करते हैं। हेक्टर मुनरो के सामने ये तीनों के तीनों पराजित हो जाते हैं। तीनों के तीनों पराजित हो गए। कड़ा का युद्ध होता है, कड़ा का जो अंतिम युद्ध होगा, कड़ा का युद्ध। इस प्रकार से इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को परास्त होना पड़ता है, अंग्रेजों के संरक्षण में जाना पड़ता है। अंग्रेजों ने पकड़कर इलाहाबाद के किले में बंद कर दिया, रहो यहीं पर। और यहीं पर क्लाइव 12 अगस्त 1765 को कुल मिला के इलाहाबाद की संधि करेगा, जिसमें कुल मिला के कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाएगा। यानी बक्सर का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। यदि प्लासी के युद्ध ने कुल मिला के अंग्रेजों को बंगाल में अपना पैर रखने का मौका दे दिया, प्लासी के युद्ध के पश्चात वो कहीं न कहीं शासक निर्माता की श्रेणी में खड़े हो गए, बंगाल के नवाब बनाने के। लेकिन यहां पर शासक बन गए, यानी हिंदुस्तान की शक्तियों में उनका नाम गिना जाने लगा। क्योंकि बक्सर में कोई कहीं न कहीं षड्यंत्र नहीं हुआ है, बक्सर में कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है। और बक्सर में जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, मुगल सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में जाने चला गया। और इस प्रकार से बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से बंगाल में एक तरह से वैधानिक अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। मैं यह कहना चाहता हूं, यानी इस युद्ध के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान की सभी शासक वर्ग की शक्तियों में आकर खड़े हो गए। यह सबसे बड़ी बात है। अगर इस बक्सर की युद्ध का परिणाम थोड़ा सा देख लें तो सबसे भयानक परिणाम यह हुआ कि कुल मिला के ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों का बंगाल में वैधानिक अधिकार स्थापित हो गया। वैधानिक अधिकार क्यों? वैधानिक अधिकार क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कुल मिला के मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दे दिया। वैधानिक अधिकार दे दिया गया महाराज, कानूनी अधिकार। इसके बाद यहां एक जो दुर्भाग्य है, यहीं से द्वैध शासन का जन्म होता है। बस यही खराब हो गया, द्वैध शासन का जन्म हो जाना, शासन का 2 भागों में विभाजन। निजामत का अधिकार है, जो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर है, वो नवाब को दे दिया जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा द्वैध शासन। और जो कहीं के पैसा है, रुपया है, अधिकार हैं, वो कंपनी के पास चले गए। और यही से कह सकता हूं इस द्वैध शासन के द्वारा बंगाल में बड़े पैमाने पर कुल मिला के कहीं न कहीं आर्थिक शोषण का इतिहास शुरू हुआ। मैं कह सकता हूं के.एम. पणिक्कर कहते हैं कि बंगाल में डाकू राज्य की शुरुआत हो गई। पार्सिवल स्पीयर कहते हैं खुली और बेशर्मी की लूट का काल हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद जैसे ही बंगाल में अंग्रेजों को दीवानी मिली, इस दीवानी के पश्चात इतनी वसूली इन लोगों ने द्वैध शासन के तहत की कि बंगाल की 1/3 जनता काल कबलित हो गई। भयानक अकाल पड़े, बंगाल जर्जर हो गया। तो इस प्रकार से बक्सर का युद्ध मैंने आप लोगों को पढ़ाया। बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए, तब कुल मिला के काम बनेगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।